साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरे सड़कों पर, राजभवन तक किया मार्च। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा। शनिवार को होने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी, 4 सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, गुरुवार को पार्टी ज्वाइन करने वाले अरविंद शर्मा का नाम। और बिना केक काटे ही इस बार कार्यकर्ताओं ने मनाया बहन जी का जन्मदिन, गाजियाबाद में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में राजभवन तक मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और ये 10-15 दिन में चले जाएंगे, लेकिन किसान न डरेगा न हटेगा, मोदी को ही भागना पड़ेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को मार्च निकाला। विदेश से लौटने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर लगातार केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज दिल्ली में राजभवन तक मार्च निकाला। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी थे। इससे पहले राहुल और प्रियंका ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी सांसदों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और ये 10-15 दिन में चले जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते हैं। किस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की? जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को देश के किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है। हमने अगर इसे अभी नहीं रोका तो दूसरे सेक्टरों में भी ऐसा ही हाल होगा। नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन किसान न तो झुकेंगे और न ही डरेंगे। तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। किसानों के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस ने आज सभी पार्टी यूनिटों को किसान अधिकार दिवस मनाने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। मायावती ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी
तो वह सभी को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस चुनाव में बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। मायावती ने कोरोना टीकाकरण शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए। केंद्र सरकार को सभी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देनी चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो वह सभी को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन देगी। कि हमें राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि बीएसपी के लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करते हुए अपनी पार्टी को सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं, इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा भी होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिलाया था। इस चुनाव के दौरान मायावती और अखिलेश यादव ने एक मंच पर आकर मोदी लहर को रोकने की कोशिश की थी। इस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बसपा को ही हुआ था। 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बसपा ने 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी 2014 की तरह 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट कर मायावती को उनके जन्मदिन की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भाजपा ने शुक्रवार को एमएलसी चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा का भी नाम है। अरविंद शर्मा ने गुरुवार को ही भाजपा ज्वाइनिंग की थी। सूची में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण आचार्य के भी नाम हैं। यूपी के 12 एमएलसी का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। विधायकों की संख्या के अनुसार भाजपा की 10 सीटों पर जीत निश्चित है, जबकि सपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को 4 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा का भी नाम है। अरविंद शर्मा ने गुरुवार को ही भाजपा ज्वाइनिंग की थी। एमएलसी चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा ने जिन 4 नामों की घोषणा की है, उनमें अरविंद शर्मा के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लक्ष्मण आचार्य शामिल है। यूपी के 12 एमएलसी का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। विधायकों की संख्या के अनुसार भाजपा की 10 सीटों पर जीत निश्चित है,
जबकि समाजवादी पार्टी एक सीट पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को नामांकन कर दिया। भाजपा को अगर बसपा का साथ मिला तो 12वीं सीट भी जीत सकती है। भाजपा की ओर से बाकी 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा आज शाम या कल कर दी जाएगी। मेरठ क्षेत्र से 3 नामों पर चर्चा चल रही है। गाजियाबाद से एक एमएलसी नाम पर मुहर लग सकती है। एमएलसी के लिए गाजियाबाद से पूर्व मेयर आशु वर्मा, लज्जा रानी गर्ग और पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी का नाम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग को गुरुवार को ही कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप मिल चुकी है। जिले में टीकाकरण के लिए 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गाजियाबाद सीएम डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ ही देश भर में यह टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जिसमें गाजियाबाद जिला भी शामिल है। 16 जनवरी से जिले में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमर कस चुका है। टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जिले में पहले चरण में 4 सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन जिले में लाभार्थियों को लगाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। उसी के साथ ही देश भर में यह टीकाकरण शुरू होगा। देखिए, जो कल वैक्सीनेशन होना है उसके लिए जिला जनपद गाजियाबाद से 4 सेंटर का चुनाव किया गया है। जो प्रशासन से हमें लिस्ट और शासन से हमें लिस्ट मिली है, उसमें जो है 2 सरकारी सेंटर हैं, जिसमें सीएससी डासना और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल तथा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संतोष है, उसकी बिल्डिंग प्रताप विहार में जो वहाँ पर होगा। और चौथा हमारा जो है यशोदा हॉस्पिटल कुशाम्बी। तो हर जगह पर एक टीम तैनात की जाएगी। जो एक टीम को 100 जो बेनिफिशियरी जिनको टीका दिया जाना है उसका टारगेट दिया गया है कि सोमवार और शुक्रवार को ये सेशन किए जाएंगे। साइड इफेक्ट किसी में आता है तो बहुत माइनर, अगर आता है तो उसको किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, क्या व्यवस्था उसके लिए रहेगी? ऐसा दर्द है, किसी को छोटा सा इंजेक्शन है, इंजेक्शन की वजह से लगेगा तो हो सकता है दर्द और छोटा सा या हल्का सा साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो इसके लिए हमारी टीम तैयार रहेगी, क्योंकि हर टीम के साथ हर सेंटर पर हमने एक डॉक्टर भी तैनात किया हुआ है। हमने AEFI एक जो पूरा एक कमेटी बनाई हुई है जो हर वक्त उस तैयार रहेगी एकदम। और जहाँ जहाँ हमारी ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो खुद अपने बड़े बड़े अस्पताल हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में स्पेशलिस्ट मौजूद रहते हैं। सर, कल कितने लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा सर? 400। टीकाकरण के लिए शुक्रवार शाम से लाभार्थियों को कोविन ऐप के जरिए मैसेज भेजे जाएंगे, जिसके बाद 100 लाभार्थियों की सूची हर टीकाकरण सेंटर पर मौजूद रहेगी, जिससे मैसेज के साथ ही पंजीकृत लाभार्थियों की वेरिफिकेशन के बाद टीके लगाए जाएंगे। इन सेंटर्स पर टीके लगवाने वालों के अलावा अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी टीकाकरण सेंटर पर कड़ी पुलिस सुरक्षा में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वो पूरी हमारा एक कार्ड भरवाया जाएगा, जिसमें जो अगर बाय द वे आधा घंटे तक तो ऑब्जर्वेशन में रोका ही जाएगा। उसके बाद भी अगर घर जाने पर भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम होती है, तो उनको एक कंट्रोल रूम का और एक डॉक्टर्स का वो नंबर दिया जाएगा। वो कभी भी वो बात करेंगे, विद इन उसके फ़ोन पर तुरंत उसकी हो जाएगा निराकरण। और कभी भी जब गाड़ी की या किसी भी आवश्यकता होगी तुरंत पहुंचेगी। क्या सभी सेंटर पर कोविड का जो ये है वैक्सीन ये पहुंच गया है या पहुंचाया जाएगा, किस तरीके? नहीं, डीवीएस में कल आ गई है। अभी हमारी गाड़ी और सिक्योरिटी तैयार है। अब वहाँ से जो है ना सभी सेंटर से, जो 4 सेंटर्स हैं जो इनसे कनेक्टेड, जहाँ ये वैक्सीनेशन होना वहाँ वैक्सीन पहुँच जाएगी अभी 2 घंटे के बाद। बता दें, जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए 21,003 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। 70 टीकाकरण टीमें लगाई गई हैं, तो वहीं 44 पर्यवेक्षक भी अभियान की निगरानी करेंगे। 140 टीकाकरण कर्मी, 190 पुलिसकर्मी और 70 होमगार्ड तैनात होंगे। इसके अलावा 70 सहयोगी कर्मी, 280 मोबिलाइजर भी तैनात किए गए हैं। सीएमओ ने बताया कि अगर टीकाकरण के बाद किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे तत्काल नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। पहले चरण में डासना CHC, प्रताप विहार संतोष मेडिकल कॉलेज, जिला महिला अस्पताल और यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में टीकाकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
युग करवट न्यूज। 16 जनवरी को जिले में शुरू होने जा रहे कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने डासना सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने वैक्सीन के रखरखाव से लेकर टीके लगाए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। डासना सीएचसी पर 70 वायल भेजे गए हैं, जहां 100 लाभार्थियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। डीएम ने टीकाकरण सेंटर में सीसीटीवी कैमरे से वैक्सीन की निगरानी रखने के निर्देश संबंधित प्रभारी को दिए हैं। डीएम ने वैक्सीन को निर्धारित मानक पर सील किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन इस बार आत्म संयम दिवस के रूप में मनाया गया। पहली बार उनके जन्मदिन पर केक नहीं काटा गया। मायावती ने पहले ही जन्मदिन पर कोई समारोह, कोई केक कटिंग और कोई भव्य भोजन आयोजित करने से मना कर दिया था। गाजियाबाद में मायावती के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को कंबल व ऊनी कपड़े बांटे। कार्यकर्ताओं ने 2020 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मायावती का जन्म बसपा कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव की तरह होता है, लेकिन इस बार केक नहीं कटने से मायूसी छाई रही। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन इस बार आत्मसंयम दिवस के रूप में मनाया गया। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पार्टी प्रमुख के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने कोई केक नहीं काटा। मायावती ने पहले ही कह दिया था कि उनके 65वें जन्मदिन पर बसपा कार्यालय में कोई समारोह, कोई केक कटिंग या अन्य भव्य भोजन बांटने का कार्यक्रम नहीं होगा। मायावती ने इस साल अपना जन्मदिन कई कारणों से नहीं मनाने का फैसला किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गरीबों के बीच जाकर कपड़े और कंबल वितरित करने को कहा गया। गाजियाबाद के बसपा कार्यकर्ताओं ने लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में मायावती का जन्मदिन मनाया। काफी समय बाद बसपा के नेता और कार्यकर्ता एक स्थान पर जुटे। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार एक बड़ा बदलाव देखा गया। पहले अंबेडकर पार्क में सभा का आयोजन होता था, लेकिन इस बार बंद हॉल में जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। कि जन्मदिन पर पूर्व की भांति जो माननीय बहन जी के वजन के बराबर केक कटता था, इस बार केक नहीं काटा जाएगा। किसी तरह का प्रसाद भी नहीं बांटा जाएगा, लेकिन पूरे देश में सर समाज के जरूरतमंद लोग जो भरी सर्दी में जिनके पास कंबल नहीं है या खाने के लिए राशन नहीं है, जो भी संभव हो सकती है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार पूरे देश में जनपद गाजियाबाद यूनिट की तरफ से आज जो भी मदद होगी मदद की जाएगी। बसपा कार्यकर्ताओं के लिए मायावती का जन्मदिन किसी उत्सव की तरह होता है, लेकिन इस बार केक नहीं काटने और खुले में सभा नहीं होने से कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई रही। वहीं नेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पार्टी ने सभा आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मोदी नगर में जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर बिल्डिंग मालिक और किराएदारों में जमकर पथराव हो गया। किराएदारों ने बिल्डिंग को तोड़ रहे मजदूरों पर भी पथराव किया। बिल्डिंग मालिक का कहना है कि बिल्डिंग जर्जर हालत में है और कभी भी मुरादनगर जैसा हादसा हो सकता है। इस बिल्डिंग से सैकड़ों लोगों की जान को खतरा है, जबकि किराएदारों का कहना है कि मुरादनगर हादसे का बहाना बनाकर मकान मालिक इसे जबरन तोड़ना चाहता है ताकि उनसे मकान खाली कराए जा सकें। यहाँ के लोग पिछले 50 सालों से रह रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर बिल्डिंग मालिक और किराएदारों में जमकर पथराव हो गया। किराएदारों ने जर्जर बिल्डिंग को तोड़ रहे मजदूरों पर भी पथराव किया। हाईवे पर मोदी नगर कपड़ा मिल नाले के पास श्याम सिंह बिल्डिंग नाम से लगभग 51 साल पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के मालिक का कहना है कि बिल्डिंग जर्जर हालत में है और कभी भी मुरादनगर जैसा हादसा हो सकता है। इस बिल्डिंग से सैकड़ों लोगों की जान को खतरा है। और ये श्याम सिंह बिल्डिंग करीबन 60 से 70 वर्ष पुरानी है
और जिसकी जर्जर होने की हालत और सत्यापन IIT रुड़की द्वारा हो चुका है और इसकी NDT टेस्टिंग रिपोर्ट्स, मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह सब आ चुकी हैं, जिसकी वेटिंग IIT रुड़की भी कर चुकी है। इसके उपरांत नगर पालिका के 2 आदेश आ चुके हैं, एक 28 नवंबर का जिसमें 15 दिन के भीतर इसे गिराने का आदेश था। उसके बाद हमने पुलिस सहायता की मांग करी, क्योंकि सड़क का किनारा है, चलती सड़क है, तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। ये बड़ी मशीनों से और हैमर वगैरह से गिराई जाएगी। उसके मद्देनज़र 15 तारीख का दिन तय हुआ था, जिस दिन हमें कहा गया था कि ये आपको गिरानी होगी संपूर्ण तरीके से। उसी के लिए काम जारी था। बीच में 90% बिल्डिंगें टूट चुकी, जैसा आप देख ही रहे हैं। गारा मिट्टी की चिनाई की बिल्डिंग है पूरी। मुरादनगर में जब से वो हादसा हुआ, उसको देखते हुए किसी भी कंडीशन में हमें रिस्क नहीं ले सकते कि किसी सड़क चलते बच्चे पर या किसी व्यक्ति पर ये बिल्डिंग गिर जाए, और हम वो रिस्क को देखते हुए ही हम सुरक्षापूर्ण तरीके से इसे गिरा रहे थे। बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि IIT रुड़की से इसकी जांच कराने के बाद प्रशासन ने जर्जर हालत में खड़े इस बिल्डिंग को गिराने की अनुमति दी है। जब वे इस बिल्डिंग को तुड़वा रहे थे तो बिल्डिंग में रहने वाले दुकानदार और कुछ स्थानीय लोगों ने तोड़ने वाले मजदूरों पर पथराव कर दिया। लेकिन करीबन कुछ 7 से 8 यहाँ पर दुकानदार हैं जो अपने निजी स्वार्थों के कारण अभी भी बसे हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि ये बिल्डिंग ध्वस्त की जाए, और उसके लिए ही उन्होंने आज भीड़ में आकर पत्थरबाजी करी। करीबन 20 से 22 हमारी लेबर जो काम कर रही थी मशीनों से, उनको चोट भी आई हैं। तो आपने क्या पुलिस में शिकायत करी है जो पत्थरबाजी हुई है किसी प्रकार की? तत्काल मौके पर फिर पुलिस भी आ गई थी। जी। उसके बाद से मामला थोड़ा सा सेटल हो गया है, वो लोग चले गए हैं, परंतु ये अवरोध, इस तरह से विरोध इन्होंने किया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे 50 साल से अधिक समय से वे इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। बिना नोटिस दिए ही दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। दुकानों की हालत जर्जर नहीं है। मुरादनगर के हादसे का बहाना बनाकर बिल्डिंग मालिक गलत तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़वा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन वसूली करने वाले गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। थाना फेज 2 पुलिस ने गाजियाबाद के मुरादनगर में छापा मारकर बंधक बनाए गए व्यक्ति को मुक्त कराया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बलात्कार का वीडियो वायरल करने के बदले 2 लाख रुपए मांग रहे थे। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और एक नोवा कार बरामद की है। ये है वो 7 शातिर बदमाश जो हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से वसूली करते थे। गौतम बुद्ध नगर की थाना फेज 2 पुलिस ने इस गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। अपर पुलिस उपायुक्त जोन द्वितीय अंकुर अग्रवाल ने बताया कि 14 जनवरी को मोहम्मद तौसीफ निवासी ककराला ने थाना फेज 2 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई नसरत के फोन पर 13 जनवरी को कोई फोन आया था। फोन करने वाले ने उसे FMG रोड पर बुलाया था। थाना फेज 2 में 14 तारीख में एक आदमी ने रिपोर्ट किया था कि उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको बंधक बना रखा है और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं 2 लाख रुपए। SHO फेज 2 और ECB द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर इसकी जानकारी की गई, तो इसमें पता लगा कि पुलिस के द्वारा कि ये हनी ट्रैप का मामला है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 13 जनवरी की रात को उसके फोन पर कोई कॉल आई थी जिसमें कहा गया कि नसरत को मुरादनगर में कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और किसी महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जिसको बंधक बना रखा, उसका कोई वीडियो बनाकर उसे किसी कमरे में बंद कर रखा है गाजियाबाद में, और उसके परिवार से 2 लाख रुपए मांगने जा रहे हैं। SHO द्वारा एक टीम गठित की गई जो सिविल ड्रेस में जाके पार्टी की तरफ से जाके उन्होंने उनसे पैसों की बातचीत करी, उनको इसमें ट्रैप किया, पुलिस ट्रैप डाला गया इनके ऊपर, और इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, और जो लड़के को बंधक बना रखा था उसको सेफ कस्टडी में मतलब लिया गया है पुलिस की। उसके पास से उसकी इनोवा गाड़ी और कुछ पैसे और कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई इसमें जल्द ख़त्म करेगी।
पुलिस ने मुरादनगर गाजियाबाद पहुंचकर बंधक नुसरत को मुक्त कराया और उसे बंधक बनाने वाले मतीन, वकील, राशिद, इमरान, अशरफ और 2 महिलाएं रोशन और शबनम को गिरफ्तार किया है। ये सभी मसूरी क्षेत्र के निवासी है। इनके पास से एक इनोवा कार, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त किए गए 3 मोबाइल फोन और 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये लोग हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।